जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वन शॉट वीडियो बताने जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग इसके पहले भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कई वीडियो बताएं। यदि उससे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा का वन शॉट वीडियो बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम आप लोग जानते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सभी बच्चे को पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? एक निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों? ये एक निबंध है। कौन सा निबंध है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का कौन सा विधा है? तो क्या बताइएगा? निबंध। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब आगे देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे लेखक परिचय। किसका लेखक परिचय? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में क्या लिखा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश किस जगह में हुआ था? तो महू में हुआ था। किस जगह में? महू में हुआ था। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सारा पढ़ाई भारत देश में हो गया था तो उसके आगे पढ़ाई करना चाहता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने क्या किया? बड़ौदा नरेश, जो कि वहाँ के राजा हुआ करते थे, मध्य प्रदेश के, एमपी का राजा हुआ करते थे बड़ौदा नरेश। तो बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन लिया, यानी स्कॉलरशिप पाकर उच्च शिक्षा के लिए, हाई एजुकेशन के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। न्यूयॉर्क एक जगह है जो कि कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में जब पूरा पढ़ाई कर लिया, यानी न्यूयॉर्क में यदि पूरा पढ़ाई किया, तो उसके बाद वहाँ से कहाँ गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? लंदन गए। कहाँ गए प्यारे बच्चों? लंदन गए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किससे प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका और फिर वहाँ से लंदन गए? तो बड़ौदा नरेश से लिए। तो बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका गए, फिर कहाँ गए? लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन से क्यों गए थे? न्यूयॉर्क और लंदन उच्चतर शिक्षा के लिए। जब इनका हाई एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये कहाँ आए? तो भारत आए। प्यारे बच्चों कहाँ आए? भारत आए। जब ये भारत आए, यानी इंडिया में जब आए, भारत आए, तो भारत में आने के बाद कुछ दिन तक इन्होंने क्या किया? वकालत किया। और वकालत जब ये इन्होंने किया, तो वकालत करने के बाद राजनीतिक में ये क्या हो गए? सक्रिय भूमिका निभाने लगे, राजनीतिक में भी एक्टिव हो गए। तो सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने क्या किया? अछूतों स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अथक का मतलब होता है ना थकने वाला, ऐसा संघर्ष किया। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्योंकि उस समय अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को जिस तरह से मानव अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उस तरह से नहीं मिल पा रहा था।
इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक में आना पड़ा। तो जब राजनीतिक में आए तो इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाया। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन का मतलब क्या था? मृत्यु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ प्यारे बच्चों? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत करने के बाद राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते हुए किन्हें मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाए। या इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाया? तो अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो अब लेखक परिचय कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका प्रमुख रचना को देखते हैं। तो प्रमुख रचनाएं क्या है? इन्होंने अपने दैनिक जीवन में कुछ रचनाएं भी लिखें, कुछ पुस्तकें भी लिखें। पहला रचना क्या है? द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धामा, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। एनीहिलेशन ऑफ कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द अनचेटेबल, हु आर दे, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन आदि। ये सभी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से कुछ रचनाएं आपके एग्जाम में पूछ देंगे। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। और एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर करने वाला जो व्यक्ति थे ललई सिंह यादव थे। तो ये कुछ प्रमुख रचना है जिसे आपको याद रखना है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचनाएं हैं। तो कुछ रचनाएं रहेगा तो उसमें आप टिक मार लीजिएगा। अब आते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में क्या लिखा है कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। आपको बताएं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक विख्यात भाषण है। विख्यात यानी कहने का मतलब बहुत फेमस भाषण है, प्रसिद्ध भाषण है। और ये भाषण किसका अंश है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। यानी एनीहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी ही होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। ये जो एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के नाम से जाने जाते हैं, इस भाषण को लाहौर में, कहाँ पर प्यारे बच्चों? लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल यानी जात पात को ख़त्म करने के लिए वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। किस सम्मेलन के लिए? वार्षिक सम्मेलन के लिए। कौन सा भाषण? तो एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आयोजकों की सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। आयोजकों के यानी जो आयोजक जो हुआ करते थे, यानी जो संगठन हुआ करते थे, उसका सहमति नहीं बन पाया। तो सम्मेलन ये क्या हुआ? स्थगित हो गया, यानी समाप्त हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। यह भाषण जो लिखा गया था एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका जहाँ पर होना था वहाँ पर स्थगित गया और इसे भाषण नहीं दे पाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या करना चाहिए भाई? तो इसे एक पुस्तक के रूप में लिखा। तो लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने जातिवाद के आधार पर, क्योंकि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो थे जात पात को ख़त्म करना चाहते थे, तो ये भाषण भी क्या थे? जातिवाद के आधार से ही लिया गया था। तो जातिवाद के आधार पर जाने वाली असमानता का विरोध किया। किसने किया? तो लेखक ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं
कि समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो और भाईचारा हो, तभी वह समाज कैसा समाज होगा, आदर्श समाज होगा, तब वह लोकतंत्र देश कहलाएंगे। तो इस आलेख के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मानवीय, सामाजिक सद्भावना और भाईचारा ये सभी किसमें होना चाहिए, तो मानवीय गुणों का विकास के लिए होना चाहिए, तभी आदर्श समाज में समानता और स्वतंत्रता और भाईचारा आएगा। तो अभी आप लोगों ने देख लिए पाठ परिचय। अब आगे देखिए पाठ का सारांश। क्या देखना है प्यारे बच्चों, पाठ का सारांश। तो प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता का क्या किया, असमानता का विरोध किया, खिलाफ अपना विचार प्रकट किया। लेखक का कहना है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। आज के समय में भी प्यारे बच्चों, आज के समय में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं, यानी जातिवाद को पालने वाला का कमी नहीं है, यानी उसका समर्थक में है। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। किनके अनुसार, जातिवाद के अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। लेखक का कहना है कि ये जो जातिवाद है, जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है, यानी श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। कोई भी समाज है उसके लिए श्रम विभाजन जरूरी है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जाति प्रथा। तो भारत की जो जाति प्रथा है श्रमिकों का क्या करता है, कैसा विभाजन करता है, तो अस्वाभाविक विभाजन करता है। कैसा विभाजन, अस्वाभाविक विभाजन। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का कैसा विभाजन करती है, तो अस्वाभाविक विभाजन करती है। और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की भावना करार देती है, ऊंच नीच की जातिवाद के कारण। तो लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। लेखक का कहना है कि जाति के आधार पर यदि श्रम का विभाजन होता है तो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जिस तरह से भारत देशों में जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो रहा है, श्रम का विभाजन किया जा रहा है, ये विश्व में ऐसा नहीं होता है। विश्व में आखिर होता है कैसे, योग्यता के आधार पर होता है, जाति के आधार पर नहीं होता है। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों स्वाभाविक नहीं है प्यारे बच्चों? इसीलिए स्वाभाविक नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मानव के रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि मानव के अनुसार आपको जो काम करना चाहते हैं वो काम जाति प्रथा के अनुसार आप नहीं कर सकते। यदि आप पढ़ लिख कर कुछ अलग करना चाहते हैं तो जाति प्रथा नहीं करने देगा, वहाँ पर बाधा डालेगा, रोकेगा। इसीलिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसीलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। सक्षम समाज ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें कि व्यक्तियों को अपना रुचि या क्षमता के अनुसार, यानी आप कौन सा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो करने वाला व्यक्ति है उनके अनुसार वह काम उसे मिलना चाहिए। यानी अपना काम खुद ही चुनना चाहिए, न कि जाति प्रथा के अनुसार, जात पात के अनुसार काम मिल रहा है तो नहीं। तो इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का काम करते हैं। यदि कोई बच्चा बड़ी जाति में जन्म लिया है
तो क्या वह बढ़ी का ही काम करेगा पढ़ लिख कर? नहीं, उसे जो काम करना चाहता है वही कर सकता है। यदि वह बिजनेस करना चाहता है, फल का दुकान करना चाहता है, या पढ़ लिख कर जॉब करना चाहता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसे बनने देना चाहिए। ये नहीं कि उनके पिताजी बढ़ई का काम किया तो वह भी बच्चा बढ़ई का काम करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जो बच्चा माँ के गर्भ में जो भी माँ है, और उसी गर्भधारण में जाति प्रथा के अनुसार मनुष्य का पेशा क्या कर देता है? निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। जो क्या है प्यारे बच्चों? अन्यायपूर्ण है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। अब बताइए, आप पढ़ने से क्या फ़ायदा? पिताजी जो काम किया है, मान लीजिए किसी का पिताजी बढ़ई का काम किया है, या मोची का काम किया है, या ठेला रिक्शा चलाया है, तो क्या वह बच्चे वही करेगा? नाई का लड़का, उनके पिताजी बाल काटते थे, दाढ़ी बनाते थे, तो वह पढ़ लिख कर क्या करेगा? बाल और दाढ़ी ही करेगा। तो ये आखिर ये प्रथा कैसी हो रही? तो जाति प्रथा के अनुसार ये हो रहा है, और इसके कारण से मनुष्य को एक ही पेशा में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, कोई चारा नहीं रहता है प्यारे बच्चों। क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। एक ही काम में बंधे रहने से वह क्या हो जाता है? बेरोजगार होता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले वह उसमें माहिर हो या पारंगत ही क्यों ना हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं, कोई भी काम करने में आप कितना भी अच्छा होते हैं, तो क्या हुआ? जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। तो जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? पेशा अपनाना पड़ता है, यानी काम अपनाना पड़ता है। तो लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति ना होने के कारण बेरोजगारी होती है। भारत देश में यदि काम परिवर्तन नहीं करता है, तो काम परिवर्तन करने की अनुमति यदि नहीं देता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है, वह बेरोजगारी में आ जाता है, और आर्थिक रूप से भी वह क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाता है। तो जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वच्छता पर निर्भर नहीं होता है। जाति प्रथा के आधार पर यदि काम का विभाजन किया जाता है, तो स्वच्छता पर निर्भर नहीं होता है, उस काम पर डिपेंड नहीं कर सकते आप कि वह काम सही ही है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ व्यवस्थावश करते हैं। यानी जाति प्रथा के अनुसार यदि काम का विभाजन हो रहा है, काम मिल रहा है, तो उस काम में क्या आ जाता है? और रुचि आ जाता है। और रुचि माने आपको उस काम को करने में मन नहीं लगेगा, और जिससे आप वो उस काम को टालने लगेंगे। तो इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों को जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। क्या बना देती है प्यारे बच्चों? निष्क्रिय बना देती है। तो जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है? नहीं करती है, बल्कि वह अपने पिता के पेशा में बंध जाना पड़ता है। यानी उनके पिताजी जो काम किए वही काम उस बच्चे को भी करना पड़ जाता है। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ऐसा जाति प्रथा के अनुसार है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता है ना दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब जो व्यक्ति, उसके पिताजी जो काम किए वही काम उसे करना पड़ रहा है, और उस काम में उसको मन ही नहीं है, तो क्या होगा? तो वह कुशलता उनको मिलेगा? वह उस काम में आगे बढ़ सकता है? वह व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ये क्या है प्यारे बच्चों? हानिकारक प्रथा है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थिक पहलू से भी एक हानिकारक प्रथा क्या है? तो जाति प्रथा है। तो समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा है। आदर्श समाज कैसा है प्यारे बच्चों? लेखक के अनुसार जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा का महत्व दिया जाता है, वही आदर्श समाज कहलाता है। लेखक भाईचारे की तुलना कैसे कर रहे हैं? तो लेखक भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया जा रहा है। लेखक जो है भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया है।
किससे किया है? दूध पानी के मिश्रण से किया है। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? लोकतंत्र। भाईचारे का मतलब क्या हो रहा है? लोकतंत्र। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में प्यारे बच्चों, समाज में एक दूसरे की प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए। समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या होता है, जाति प्रथा के अनुसार एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करते हैं। जो छोटे जाति के है यानी दलित जाति का है, जो बड़े जाति है तो छोटे जाति को नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? जाति प्रथा खत्म होगा? नहीं होगा। और समाज में आदर समाज मेरा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति क्या रहना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान की भावना से देखना चाहिए। तभी समाज में जाति प्रथा का अंत हो सकता है। तो अभी हमने क्या किया? लेखक परिचय, पाठ का सारांश, पाठ परिचय, प्रमुख रचनाएं और लेखक परिचय, ये सारा बता दिए प्यारे बच्चों। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का मतलब क्या होता है? उपहास। उत्तर क्या लिखा है कि लेखक जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो है वह, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह जातिवाद जैसे विडंबना की बात करते हैं। उन्होंने जातिवाद के लिए एक विश्लेषण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्यारे बच्चों, जातिवाद के लिए क्या किया? एक विश्लेषण किया, यानी एक जांच किया। उनकी दृष्टि में जातिवाद समाज के माथे पर एक कलंक है। जातिवाद जो है प्यारे बच्चों, समाज का क्या है? समाज का माथे पर क्या है? एक कलंक है। किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी लेखक ने कहा। जिसे समाज घटना नहीं चाहता है, समाज में घटाना नहीं चाहता है। क्या नहीं घटाना चाहता है? हटाना नहीं चाहता। यहाँ घटाना नहीं होगा, हटाना नहीं चाहता। क्या नहीं हटाना चाहता? तो जाति प्रथा। समाज जो है जाति प्रथा को हटाना नहीं चाहता है। जातिवाद विभिन्न बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है। जातिवाद जो है अलग अलग बुराइयों एवं पिछड़ापन का कारण है। फिर भी समाज में कुछ धार्मिकों लोग इसे अपनी पेशा बना लिया है, इसीलिए यह विडंबना की बात है। दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो उत्तर लिखे हैं कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ, यानी काम के अनुसार जाति का विभाजन हुआ। उनका मानना है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। किनका? जो जातिवाद के पोषक के लोग हैं। परंतु यह तर्क विकास में बाधक है। यह तर्क क्या है? विकास में बाधक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर लिखें कि लेखक नए जातिवाद के पक्ष में आए तो आपत्ति और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है, लेखक का कहना है कि यदि जातिवाद के आधार पर कार्यों का बंटवारा हो, यानी कामों का विभाजन हो, तो इस कार्य की कुशलता कम होती है। जातिवाद के आधार पर यदि काम का विभाजन किया जाता है तो काम की कुशलता कम होती है, अधिक नहीं होती है, और लोगों को उबन महसूस होती है, यानी लोगों को मन नहीं लगता है काम करने में। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज में कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो उत्तर लिखा है कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है। जाति जो है भारतीय समाज के लिए श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मानना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का सही स्वरूप नहीं है। उन्होंने बताया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताया है कि कार्य के निर्धारण में व्यक्ति स्वतंत्र है। काम करने के लिए निर्धारण में व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य को चुनने का पूरा अधिकार है।
कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है तो अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार काम करने का उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें चुनने का काम मिलना चाहिए। अगर इस अधिकार को बलपूर्वक छीना जाता है तो समाज ना तो सब बनेगा और ना ही शुभ योग्य बनेगा और न ही निर्माण कार्य होगा, जिससे जाति प्रथा भी क्या एक तरह से बुराई का एक कारण है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो उत्तर लिखा है, क्या लिखा है उत्तर कि जाति प्रथा देश की प्रगति में रोड़ा है। जाति प्रथा देश की प्रगति विकास में क्या बना हुआ, एक रोड़ा बना है, एक कांटा बना हुआ है। जाति प्रथा समाज में विभिन्न विसंगतियां आती हैं जो इस प्रकार के समस्याओं का जक बनाती है। समाज में अनैतिकता की ओर उन्मुख होता है तथा प्रगति बाधित होता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। 6वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो उत्तर लिखा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते। किसे मानते हैं प्यारे बच्चों, जाति प्रथा को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देता है। यानी जो व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं उसे काम नहीं मिलता है, उसे जाति प्रथा के अनुसार, जात पात के अनुसार काम मिला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अस्वाभाविक निर्णय लेने का निष्क्रिय बना देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा है। 7वां प्रश्न है कि लेखक नए पाठ में किन पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो उत्तर लिखें कि लेखक नए पाठ में निम्नलिखित पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। वो कौन कौन सी प्रथा है प्यारे बच्चों, इसमें जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक नहीं है। क्या नहीं है, स्वाभाविक नहीं है कि श्रमिक जाति प्रथा पर आधारित श्रमिक विभाजन स्वाभाविक नहीं है। यानी जाति प्रथा के अनुसार यदि काम का विभाजन होता है तो जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। यह श्रमिकों में भेदभाव एवं ऊंच नीच को जन्म देती है। क्या देती है, जन्म, यानी काम करने वाले लोगों में भेदभाव एवं ऊंच नीच को जन्म देता है, जिससे समाज की एकता पर तथा श्रमिकों के कार्य क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कभी कभी यूं भी देखा जाता है कि व्यक्ति को भूखे मरने की स्थिति आ जाती है, और तो व्यक्ति के रुचि के आधार पर काम की बंटवारा होना चाहिए। काम का बंटवारा कैसा होना चाहिए, तो व्यक्ति के रुचि पर, यानी उस व्यक्ति को कौन सा काम अच्छा लगता है उसी के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। 8वां प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन 3 विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो उत्तर लिखें कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक नए समाज, स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारे की भावनाओं को आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक जो है नए 3 विशेषताओं का आवश्यक माना है। समाज कैसा होना चाहिए, आदर्श समाज में वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, समता यानी समानता एवं भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा, ये तीनों की भावना है तो लोकतंत्र कैसा है, सच्चे लोकतंत्र का स्थापना हुआ है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित के विलोपन शब्द, यानी उल्टा शब्द जिसको कहते हैं, सभ्य का विलोपन क्या होता है, विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। सभ्य का उल्टा क्या होता है, उल्टा शब्द और सभ्य होता है, इसको विलोम शब्द भी बोलते हैं। स्वतंत्रता का क्या होता है, परतंत्रता। क्या होता है, परतंत्रता। दोष का क्या होता है, निर्दोष। निश्चय का क्या होता है, अनिश्चय। रक्षा का क्या होता है, असुरक्षा। रक्षा का क्या होता है, असुरक्षा। 10वां नंबर में है निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द। दूषित का क्या होता है, पर्यायवाची गंदा या खराब। पेशा का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, व्यापार। अवसर का मौका, सम्मान का इज्जत, श्रमिक का मजदूर, अनुमति का आज्ञा, परिवर्तन का बदलाव। तो ये पर्यायवाची शब्द था, इसे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अभी प्यारे बच्चों
सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, आप इसे याद कर लीजिएगा, दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।